अब आते हैं कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्मिंग प्लांट, एक एंजियोस्पर्म है मतलब फ्लावरिंग प्लांट है, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो डिवीजन। माइक्रोस्पोर के बनने से पहले माइक्रो जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं वो कौन से डिवीजन में जाती हैं? दो सेल डिवीजन है, मियोसिस, माइटोसिस। अब ये बताओ मुझे, माइक्रोस्पोर बनाना है, माइक्रोस्पोर बनाने के लिए स्पोरोजेनस टिश्यूज जो होती हैं वो कौन से डिवीजन में जाएगी? मियोसिस में जाएगी, माइटोसिस में जाएगी? जब भी गैमेट्स बनाने होते हैं हमको तो सेल्स किस में जाती हैं? एंड स्पोरोजेनस टिश्यूज आर हैप्लॉइड सॉरी डिप्लॉयड इन नेचर, तो कौन सी सेल डिवीजन में जाएगी? दे विल अंडरगो मियोसिस। समझ में आई बात सबको? मियोसिस होगा तभी तो मुझे हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, उसके बाद मुझे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड्स मिलेंगे जो पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। आके व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड? कॉमन सी बात है, ये तो हमने बोल ही दिया, अगर मियोसिस है तो हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, अगर माइटोसिस होता है नॉर्मल सेल डिवीजन तो हमेशा सेम रहती है, डिप्लॉइड ही रहती है। हैप्लॉइडी होगी हैप्लॉइडी रहेगी, डिप्लॉइडी है डिप्लॉइडी रहेगी। पर अगर मियोसिस हो रहा है तो हमेशा डिप्लॉइडी से किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैप्लॉइडी में। याद रखेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम? याद रखना, स्पोरोजेनस टिश्यूज में जब तक मियोसिस नहीं होगा नो माइक्रोस्पोर, मियोसिस होगा तब माइक्रोस्पोर। न्यूक्लियस सेल का एक सेल जब तक मियोसिस में नहीं जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल में जब तक मियोसिस नहीं होगा नो मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर चाहिए, मेगास्पोर चाहिए, मियोसिस होगा उसके बाद माइटोसिस होता है बाद में। अंडरस्टूड? जब हमको माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटर एनवलप ऑफ पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो क्या कह रहा है कि आउटर रीजन जो है, आउटर रीजन को क्या बोलेंगे बेटा? एक्साइन बोलेंगे, ठीक है। और इनर रीजन को क्या बोलते हैं? इनर वॉल जो होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं, है ना। तो एक्साइन क्या बात कर रहा है कि एक्साइन जो है वो हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस से मिलके बना है। किससे बनता है एक्साइन? जो बहुत रेजिस्टेंट है। किससे? टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है, केमिकल्स से रेजिस्टेंट है। किससे बनता है? स्पोरोपोलेनिन। किससे बनता है? स्पोरोपोलेनिन, है ना। ये तो सबको पता है, बहुत खासियत है इसकी। पॉलन ग्रेन की खासियत क्या है? स्पोरोपोलेनिन से बनता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस सब्सटेंस? कौन सा सब्सटेंस है? स्पोरोपोलेनिन है। अच्छा, एट विच पर्टिकुलर पॉइंट दिस सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ये सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा? किस पे? पॉलन ग्रेन पे। तो पॉलन ग्रेन पे कुछ जगह देख रहे हो, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी जगह जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उससे क्या बोलते हैं? जर्मपोर। और ये कौन सी जगह है जहाँ पे क्या होगा? आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना। यहीं से तो इंटाइन जो होती है वो स्वेलो के बाहर आती है, और स्वेलो के जब बाहर आती है तो क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब। अंडरस्टूड? अगर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होगा तो इंटाइन बाहर कैसे आएगी? ये तो बहुत हार्ड है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीटेड, अगेन रिपीटेड। इसका क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए यहाँ पे, सबको। फ्रूट जनरली डेवलप फ्रॉम ओवरी। नॉर्मल सी बात है, हमने बात की थी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। और जितने ओव्यूल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? सीड्स, है ना। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज है जहां पे फ्रूट थैलेमस से बनता है, ठीक है। हम फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं,
अब यहाँ पे थैलेमस और ओवरी की बात हो रही है। अगर ओवरी से बनता तो उस फ्रूट को क्या बोलती मैं, ट्रू फ्रूट्स जो होने चाहिए। बट मेरे को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट इज थैलेमस से बन रहा है फ्रूट, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। नेम द 2 कैटेगरीज ऑफ फ्रूट, बताओ। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और भी ऐसे फ्रूट्स हैं, कैश्यू भी है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप चेक करो, लर्न करो। मैंने पहले भी बताया है कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं, तो प्लीज उसको लर्न कीजिए, है ना, साथ साथ में। अच्छा, आगे देखें, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अच्छा, ओवरी से होगा, 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है, ट्रू ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स में आप बोल सकते हो मैंगो, ठीक है, नॉर्मल, लेमन, ठीक है। और आपके फॉल्स फ्रूट में क्या आ गए, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड ऑल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। 2 कैटेगरीज ऑफ फ्रूट, कौन कौन सी कैटेगरी है, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ट्रू फ्रूट्स by fertilization. Examples are there, a lot of examples are there, you can write, understood। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अमंग द एनिमल, हमने बात की कि अमंग द एनिमल इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली बीज, हमने बोला था द डोमिनेंट animal, the dominant pollinator, biotic pollinators are bees, are the dominant pollinating agents। List any 4 characteristics feature of the insect pollinated flower। बताओ, चलो जल्दी जल्दी बता दो। इंसेक्ट को बुलाना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, तो फ्लावर कैसे होगा, अट्रैक्ट करने के लिए क्या होंगे, सुंदर सुंदर, ब्यूटीफुल, कलरफुल, क्या होंगे, पेटल्स होंगे, तभी तो आएंगे बीज अट्रैक्ट होके। अरे देखो कितना सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, रंग बिरंगे, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरी बात, बीज आएंगी क्यों, क्या फायदा, सिर्फ सुंदर फ्लावर देखने थोड़ी ना आएंगी, कुछ चाहिए बदले में, रिवॉर्ड चाहिए। पॉलिनेशन करवा रहे हो तो रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा। कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, खाने के लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए, नेक्टर। तो जब फ्लावर होगा वो नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, राइट। साथ में ओडर भी होता है, अच्छा स्मेल भी करना चाहिए, सो हैव नाइस स्मेल, इट इज ओडर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, सेंट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। दूसरी बात, अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, अगर इंसेक्ट बैठ रही हैं, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स क्या होगा कि इंसेक्ट के लेग्स पे या उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो जब वो शेड होंगे तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए उस फ्लावर का, इट शुड हैव स्टिकी स्टिग्मा, स्टिकी होगा तभी तो पकड़ लेगा उसको, है ना। तो फोर्थ क्या है इसका कि जो उस प्लांट के, उस फ्लावर का स्टिग्मा होगा दैट हैव स्टिकी सरफेस, ताकि हमने ये पढ़ा था कि जब भी ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट के पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा चांस होता है कि बीज अगर या इंसेक्ट अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर बैठती हैं, या उसी फ्लावर में जब भी बीज होंगे तो शेड होकर चिपक जाता है। इसीलिए स्टिग्मा क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, ताकि वो फटाफट क्या कर ले, उसको ग्रैब कर ले, उसको पकड़ ले, पॉलन ग्रेन्स फटाफट उस पर स्टिक हो जाए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 characteristics of flowers। मैंने आपको बताया है, प्लीज लर्न ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनेटिक फ्लावर। 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डिफ्रेंशिएट करो कि अगर अब आप खुद सोचो कि मुझे इंसेक्ट चाहिए नहीं, मुझे तो हवा चाहिए और पानी चाहिए, उससे मेरे को पॉलिनेशन कराना है फ्लावर का, तो क्या फ्लावर में ये सारी चीज होगी, हवा को पता चलेगा क्या कि कितना सुंदर है, कितना सेंट है, नहीं। तो ऑल दीज आपको कैरेक्टर सेम याद करना है, बट यू शुड डिफ्रेंशिएट, दीज ऑल विल बी प्रेजेंट इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, बट यही सारी चीजें एब्सेंट होंगी, तो आप इसको रिलेट करके लिख सकते हो ना,
ठीक है, चलें यहीं पे स्टिग्मा का डिफरेंस आ जाता है। स्टिग्मा कैसा हो जाता है, वहाँ पे फेदरी हो जाता है, स्मेल नो ओडर नो सेंट प्रोड्यूस, नेक्टर डजंट, देयर इज नो नेक्टर, देयर इज नो ब्यूटीफुल फ्लावर, डल कलर होता है, कोई ब्राइट कलर्स नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई पॉलन ग्रेन्स कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, फॉसिल्स क्या होते हैं, ऐसे रिमेन्स जो सालों सालों तक प्रिजर्व्ड रहते हैं विदाउट गेटिंग डैमेज, उसी को क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। तो यहाँ पॉलन ग्रेन में ऐसा क्या है जो वो बच गया इतने सालों तक, बताइए। पॉलन ग्रेन अभी हमने बात की थी, द हार्डेस्ट नोन मटेरियल प्रेजेंट इन फ्लावर इज, बताइए पॉलन ग्रेन में हार्डेस्ट नोन मटेरियल क्या है, क्या नाम है उसका, it is known as sporopollenin, or sporopollenin can withstand, it can withstand क्या, केमिकल, कोई इसको ना तो एसिड खराब कर सकता है ना इसको कोई अल्कलाई खराब कर सकता है, एंड इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, कितना ही बड़ा टेम्परेचर, कितना ही ज़्यादा टेम्परेचर हो, स्पोरोपोलिन की वजह से पॉलन ग्रेन का कुछ नहीं होगा, इसीलिए इनको हम वेल प्रिजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको कोई टेम्परेचर चेंज हो जाए, केमिकल्स हो जाए, कोई कुछ नहीं होने वाला पॉलन ग्रेन को, इसीलिए हम इनको प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर ये बहुत सालों तक प्रिजर्व्ड रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज पैलिनोलॉजी, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल जो हम फॉसिल्स को पढ़ते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलेंस जो बहुत सालों से प्रिजर्व्ड है, उसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी। हार्डेस्ट मटेरियल्स, ये इसका जो एग्जाइन होता है वो किससे बना होता है, एग्जाइन जो बना होता है वो स्पोरोपोलिन से बना होता है। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड केमिकल्स, टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट कैन विदस्टैंड, इट कैन बी प्रिजर्व्ड इन नेचर। एंड क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे क्यों चाहिए इसको, स्पोरोपोलिन चाहिए क्यों, आपको पता है, यू नो पॉलन ग्रेन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, अगर पॉलन ग्रेन अगर सही तरीके से पहुंचा नहीं स्टिग्मा तक तो नो फर्टिलाइजेशन, तो उसके अंदर जितना भी जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मटेरियल्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए स्पोरोपोलिन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, हाउ आर द सेल्स अरेंज इन एम्ब्रियो सैक, अब ऑलरेडी डिस्कस्ड, कितनी बार डिस्कस कर लिया, और ये तो याद करके जाना ही जाना है एग्जाम में, एम्ब्रियो सैक तो भूलना ही नहीं है। 100% क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, मेगा स्पोरोजेनेसिस में आए, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाउ एक्सप्लेन कि कैसे 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो सैक का, तो एम्ब्रियो सैक तो भूलना ही नहीं है। बताइए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है इसका, क्या है, इट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का 2 एंड होता है, चैलेजल एंड, और एक एंड होता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। उसके बाद में चैलेजल एंड पे 3 सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, 3 एंटीपोडल्स। उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड पे होता है 2 सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के साथ में होता है एग, सिनर्जिड्स के एंड पे होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेट, फिम्ब्रे स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एग अपैरेटस, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एग होता है, ठीक है। और सिनर्जिड्स किस लिए चाहिए होते हैं, ताकि मेल गैमेट्स किससे फ्यूज हो जाए, एग से, तो ये हो गया आपका पूरा मिला के एग अपैरेटस। बीच में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हो गया आपका एक एम्ब्रियो सैक का सिंपल सा अरेंजमेंट, एग्जाम में अच्छे से याद करके जाएंगे, 100% क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इनवेरिएबली ऑटोगैमस, हमने ये पढ़ा था, इनवेरिएबली मीन्स देयर इज नो वेरिएशन,
क्लिस्टोगैमस के बारे में मतलब क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड प्लांट है। कैसा है? नो वेरिएशन हो रहा है इसके अंदर, वेरिएशन है ही नहीं। वेरिएशन क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज ऑटोगैमस। ये क्या है? सेल्फ फर्टिलाइज, सेल्फ पॉलिनेटेड। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है हमेशा। सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट होता है हमेशा। जो उसका जीन, जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक अरेंजमेंट है, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट है, क्रोमोसोमल सेट है, वो हमेशा सेम होगा। इस तरीके के ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। क्लिस्टोगैमस हमेशा क्लोज होता है, बड में फॉर्मेशन होता है, बड खुलता ही नहीं है फ्लावर। और अगर बड में रहेगा तो कोई चांस है बाहर से पॉलन ग्रेन आने का, फॉरेन पॉलन ग्रेन आने का? कोई चांस ही नहीं है। तो क्या बचा आपके पास में? कोई चांस ही नहीं है। हमेशा 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 ऑलवेज ऑटोगैमस, सेल्फ पॉलिनेशन, नेक्स्ट टाइम सेल्फ पॉलिनेशन, नेक्स्ट टाइम सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग, सेम जेनेटिक मेकअप। और इनब्रीडिंग होती जाएगी तो कोई वैरायटी ही नहीं आएगी, सेम वैरायटी है ऑलवेज, सो नो वेरिएशन। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। दिस इज अ लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन कि एक्सप्लेन हाउ कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस बिकॉज देयर इज ऑलवेज ऑटोगैमस, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिटेनोगैमी, एंड देयर इज नो वैरायटी वेरिएशन इन दैट। अंडरस्टूड? यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू ह्यूमन। ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस के लिए क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है पॉलन ग्रेन्स का? एडवांटेज क्या है? पॉलन ग्रेन्स के पास क्या होता है? खूब सारा न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रेजेंट होता है? खूब सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। इट इज न्यूट्रिटिव इन नेचर, न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। एनर्जी मिलेगी इसको खा के। सो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे इसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। पोलन टैबलेट्स कंज्यूम किए जाते हैं और इट कैन बी अवेलेबल इन सिरप्स। क्यों चाहिए? बिकॉज इट इज एनर्जी सोर्स। मोस्टली इट इज कंज्यूम्ड बाय एथलीट्स। जो एथलीट्स हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, या फिर जो रेस हॉर्सेस होते हैं, जो रेस हॉर्सेस हैं उनको बहुत एनर्जी चाहिए, एंड जो एथलीट्स हैं, ठीक है, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? एलर्जी कॉज करता है, पढ़ा था हमने। सो डिसएडवांटेज के लिए बिकॉज इट कॉजेस पॉलन एलर्जी, बात की थी पॉलन एलर्जी की। पार्थीनियम, पार्थीनियम ग्रास जो होती है वो पॉलन एलर्जी कॉज करती है। हमने बोला था पॉलन पॉल्यूशन फैलाता है। पॉलन पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? जो पाइनस की ट्री होती है, पाइनस के पॉलन जो होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? पॉलन पॉल्यूशन। और इसके वजह से जो फीवर, दिस कॉजेज हे फीवर। ठीक है, हे फीवर होता है इससे। इट इज कॉज्ड बाय द पाइनस पॉलन पॉल्यूशन। बाकी इसके साथ में अस्थमा भी होगा। ऑल द लंग डिजीजेस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल रिफ्लेक्शन, कोई भी लंग्स रिलेटेड है, एलर्जीज, अस्थमा। सो एलर्जी मोस्टली एलर्जी कॉज करेगी, एंड लंग डिजीजेस, लंग प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड? एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लेंगे, मैं कह रही हूँ एग्जाम्पल्स याद करके जाना। पॉलन किट पता है ना, पॉलन्स के पास में पॉलन किट होती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो शॉर्ट आंसर्स हो गए, कुछ असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस देखते हैं हम। लाइक सी what is the question? Okay, for two statements, you know what is the basis of the assertion region? आपको दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं और दो स्टेटमेंट में आपको ये बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर assertion भी सही है,
रीजन का भी स्टेटमेंट सही है, तो क्या रीजन अप्रोप्रिएट आंसर है, रीजन है असर्शन रीजन का? तो सी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हेलोबियल एंडोस्पर्म इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। एंडोस्पर्म की बात हो रही है, हमने पढ़ा था 3 तरीके के एंडोस्पर्म्स होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स, राइट? ओके, सो 3 तरीके के एंडोस्पर्म क्या होता है? एक तो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट? एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कोकोनट का एग्जांपल देखा था हमने। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि न्यूक्लियस तो बनता जाता है, एंडोस्पर्म डिवाइड होता जाता है, माइटोटिकली होता जाता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ठीक है, इसी दो, तो फ्री न्यूक्लियस तो आपका क्या है? इट इज एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियस, देयर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियस, राइट? एंड सेलुलर में क्या होता है? देयर आर 2 कंपार्टमेंट्स, 2 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं सेलुलर न्यूक्लियस में, राइट? लेकिन इसी के बीच में एक टाइप का एंडोस्पर्म आता है, दैट इज हेलोबियल। हेलोबियल में क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं, कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं, उनके आसपास तो सेल मेम्ब्रेन बन जाता है, लेकिन उसी में कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं। तो दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन, इंटरमीडिएट है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का एंड सेलुलर एंडोस्पर्म का, राइट? तो हेलोबियल क्या, हेलोबियल जनरली किस में प्रेजेंट होगा? आपके मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये बात सही है, इट इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। दूसरा केस देखते हैं कि देयर आर 2 चैम्बर्स फॉर्म्ड इन दिस एंडोस्पर्म। यस, दिस इज राइट। क्या होता है जब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है तो कुछ के तो सेल मेम्ब्रेन बन जाते हैं, सेल वॉल बन जाता है, लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो यस, दिस कंटेन्स 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स हैं इसके पास में, लेकिन क्या ये इसका रीजन है कि 2 चैम्बर्स है इसलिए मोनोकॉट्स में पाया जाता है? नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा आपका कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 3 तरीके के एंडोस्पर्म देखे हमने। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एंजियोस्पर्म फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिनगैमी। यस, सिनगैमी क्या होता है? व्हेन एग फ्यूजेस विद मेल गैमेट, व्हेन एग फ्यूजेस विद मेल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज सिनगैमी। यस, और दूसरा स्टेटमेंट क्या रखा? सो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट क्या रखा है कि सेकेंड फर्टिलाइजेशन, हमें पता है ना कि एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो सिनगैमी है, इट इज करेक्ट। तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जब जो पोलर न्यूक्लियाई होती है, जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल जब फ्यूज होता है किसके साथ में? मेल गैमेट के साथ में, तो उसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज उसके बाद में क्या बनता है? एंडोस्पर्म। यहाँ तो जाइगोट बन गया, जाइगोट लेटर ऑन एम्ब्रियो एंड ऑल दैट। तो ये सही है कि पहले फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी कहते हैं और दूसरे फर्टिलाइजेशन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट क्या नीचे वाला ऊपर वाले का जो रीजन है वो असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन है क्या कि वेजिटेटिव कहते हैं इसको इसलिए उसको सिनगैमी कहते हैं? नहीं, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। बोथ द करेक्ट, अगेन द बी ऑप्शन कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अंडरस्टूड? असर्शन रीजन बेटा बहुत बेसिकली बस एक डर लगता है कि असर्शन रीजन के नाम पे कि क्या ही दे देंगे, कुछ नहीं है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, इजी है, आपको पढ़ना है और आपको ये एनालाइज करना है, ये समझना है कि क्या जो हमें दूसरा स्टेटमेंट दिया है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अच्छा, अगर मान लो एक एग्जाम्पल है कि फर्स्ट स्टेटमेंट देता है कि इन एंजियोस्पर्म द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सिनगैमी, चलो ठीक है, ये बात सही है। अगर यहाँ दूसरा स्टेटमेंट ये होता कि इन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन egg fuses with male gamete
तब हम कहते कि हाँ वो भी सही है, एंड दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन। अंडरस्टूड? इतनी इसमें कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़े। ठीक, ओके। सो अब आते हैं वापस में केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी। केस स्टडी, एक आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक सिचुएशंस दी रहेंगी, और बेस्ड ऑन दैट आपको जो एमसीक्यू है या क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हमें केस दिया क्या है। ओके, सो द pollen grain आर माइक्रोस्पोर, यस यस ठीक है, आर द मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ अ फ्लावर एंड आर contained in a pollen sac or a microsporangia, yes, microsporangia जहाँ पे pollen grains बनते हैं। The pollen grains consist of a single microscopic cell possessing two coats, yes, एक exine दूसरा intine। The exine of a pollen grain is made up of chemically stable material. Because of this, pollen grain are often well preserved for thousands of years in soil and sediments as a fossils। ठीक है, हमें एक केस दे दिया, हमें एक सिचुएशन दे दी, अब हम उसके बेस पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन एक्साइन ऑफ pollen grain। डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन बताएगा मुझको? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेक्टोसेल्यूलोज, स्पोरोपोलेनिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज। स्पोरोपोलेनिन द हार्डेस्ट मटेरियल नोन, किस में प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलेनिन एक्साइन, और पेक्टोसेल्यूलोज पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज दैट इज इन इंटाइन। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द एक्साइन पोजेस one or more thin places, thin places, why this is so thin? because यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन सी जगह होती है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होती है? रैफे? नो, दिस इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल। जम्पोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, जम्पोर्स जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब जम्पोर की बात कर चुके हैं, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जम्पोर का फंक्शन क्या है, क्यों यहाँ पे, क्यों ये थिन है, क्यों यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है, क्यों इमर्जेंस ऑफ रेडिकल? नो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सीड जर्मिनेशन? नहीं, ये तो गलत बात हो गई। पॉलन ग्रेन में सीड जर्मिनेशन कैसे हो गया? इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, यस यस। जम्पोर किस में काम करता है? पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। क्या होता है? ये वही जगह है ना जहां से इंटाइन क्या होगी? स्वेलो के बाहर निकल के आएगी। इंटाइन क्या होगी? स्वेलो के बाहर निकल के आती है ना? यही होती है पॉलन ट्यूब। ये स्वेलिंग जो होती है यही तो होती है पॉलन ट्यूब। अंडरस्टूड? यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को? ये तो इजी सा क्वेश्चन है बहुत। मैंने कहा था आपको लॉन्ग आंसर में स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट आते ही आते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द की एडवांटेज टू द प्लांट फॉर हैविंग सच स्ट्रॉन्ग? क्या एडवांटेज है सच स्ट्रॉन्ग पॉलन ग्रेन होने का? इतना पॉलन ग्रेन की जो इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल है, एक्साइन इतनी स्ट्रॉन्ग है, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है, इसका फायदा क्या है प्लांट को? पहली बात देखते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल जेनेटिक मटेरियल इन द पॉलन ग्रेन। सही बात है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट कैरी कर रहा है, वाइटल तो है, इंपॉर्टेंट तो है। इट अलाउज पॉलन ग्रेन टू सर्व एज अ वैल्यूएबल फॉसिल रिकॉर्ड। प्लांट सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड के लिए थोड़ी ना होते हैं, प्लांट को तो जो एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स हैं उन्हें तो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना है। तो ये तो गलत बात होगी, तो कोई करेक्ट स्टेटमेंट लग नहीं रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इट प्रिवेंट्स द पॉलन ट्यूब, इट प्रिवेंट्स द पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब ही प्रिवेंट हो जाएगा ग्रो होने से, तो क्या पॉलन जो मेल गैमेट है वो एम्ब्रियो तक पहुंचेंगे? ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इट गिव्स वेट, वेट टू पॉलन ग्रेन। अगर एनिमोपॉली करनी है, एनिमोफिली करनी है और विंड के साथ पॉलन ग्रेन को उड़ाना है, तो अगर वेट बढ़ा देंगे तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। तो सही स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर? कि यस, वी हैव टू प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल, वी हैव टू प्रोटेक्ट द वाइटल जेनेटिक मटेरियल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अंडरस्टूड?
ये तो इजी सा है, चलते हैं आगे। ओके, द नंबर ऑफ जर्म पोर इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स रेस्पेक्टिवली, एनीबडी नोज हियर? किसी को पता है कि डाइकॉट्स में कितने होते हैं और मोनोकॉट्स में कितने होते हैं जर्म पोर? एनी आंसर्स हियर? कितने होंगे? ओके, डाइकॉट्स में कितने होते हैं? 3 जर्म पोर होते हैं और मोनोकॉट में 1, सो ऑप्शन इज डी। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए। ओके, सो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट अलग सा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट केस बेस। सो फ्रॉम हियर, क्रॉस pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of a genetically different flower. Okay, it is performed with the help of an external agency which may be abiotic or biotic. Okay, so the diagram shows the carpel of an insect pollinated flower. Okay, यहाँ पे देखिए, ये है, यहाँ पे pollen grains है, ये हो गया Y और यहाँ पे है Z। ओके, ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। एक पॉलन ग्रेन यहाँ है, एक पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल रहा है और एक पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल रहा है। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर नॉन जर्मिनेशन ऑफ अ पॉलन ग्रेन Z? अच्छा, पॉलन ग्रेन Z हमारे पास फ्लावर था, उसमें देखा हमने कि एक पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ है स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज कंसिडर्ड X। एक पॉलन ग्रेन यहाँ पे है जिसका नाम है Y, और एक पॉलन ग्रेन आपको यहाँ मिल रहा है इस एंथर पे, उसका नाम है Z। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ Z जो है पॉलन ग्रेन, ये तो इसी फ्लावर का पार्ट है, सेम फ्लावर का। ठीक है, तो क्या है, क्या रीजन हो सकता है कि दिस pollen grain is not able to fertilize the stigma, it is not able to pollinate, it is not able to fertilize और germinate। pollen tube का germination क्यों नहीं हो पाया? देखते हैं, pollen grain X and Y were brought to stigma earlier, therefore there is germination inhibited by germination of pollen grain Z। कि पहले क्या हो गया था कि Y और X आ गए, इसीलिए Z का pollination नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं, pollen grain Z was brought to the flower by wind while pollen grain X and Y were brought to the flower by insect। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, pollen grain अगर जर्मिनेट हो पा रहा है तो कहीं से भी आए, विंड पॉलिनेटेड हो चाहे इंसेक्ट से आया हो, इट विल जर्मिनेट। अच्छा, दूसरा देखते हैं, pollen grain Z lacks the protrusions that allow it to adhere प्रॉपरली ऑन टू द स्टिग्मा, मतलब इसके पास में वो केमिकल्स नहीं थे जो अलाउ करते हैं उसको स्टिग्मा पे स्टिक होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, pollen grain Z comes from the flower of an incompatible species। क्या ये बात सही हो सकती है? अगर Z इनकम्पैटिबल स्पीसीज से आ रहा है तो क्या वो पॉलिनेट होगा, क्या वो जर्मिनेट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अगर इनकम्पैटिबल है तो स्टिग्मा अलाउ नहीं करेगी उसको जर्मिनेट होने के लिए। सो अमंग ऑल दीज 4 ऑप्शन हमें सबसे जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है वो क्या है, ये। इनकम्पैटिबल है तो चाहे विंड से आए चाहे इंसेक्ट से आए, जर्मिनेट नहीं होगा, पहले आए बाद में आए, जर्मिनेट नहीं होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कि क्या हो गया था, जेड जो था वो इनकम्पैटिबल स्पीसीज से आया है, दैट्स वाई। ओके, अंडरस्टूड, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का काम क्या है बताइए यहाँ पे कोई? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉलन ट्यूब का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब? यस, it acts as a conduit, conduit means who conducts with transfers। ठीक है, so it acts as a conduit to transport male gamete from the anther to the ovule। अच्छा, anther से ovule,
ओके, इट एक्ट एज अ कंड्यूट टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल, स्टिग्मा कहाँ से आ गया, ओके, इट contains key nutrients that serve to nourish the newly formed zygote, न्यूली फॉर्म जाइगोट को नरिशमेंट कौन देता है, एंडोस्पर्म, ये तो गलत हो गया, इट डाइजेस्ट द टिश्यूज एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, पॉलन ट्यूब, नहीं, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, कि ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है किसको, मेल गैमेट को, कहां से, फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल. सो हेयर द बेस्ट ऑप्शन सूटेड इज ऑप्शन ए. अंडरस्टूड, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कंड्यूट ट्रांसफर करवाता है, एजेंट की तरह काम कर रहा है, ट्रांसफर करवा रहा है, दैट इज कंड्यूट, कंडक्ट करवा रहा है ना. आगे चले, चलिए, पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर in which pollen is carried by insect, very good options. बताइए मुझे, इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होता तो उसको क्या बोलते हैं, एनीवन है यहाँ, ओके, एनिमोफिली, ये तो हो गया विंड से, अच्छा, ऑर्निथोफिली, ये हो गया बर्ड से, एंटोमोफिली, दैट इज इंसेक्ट्स, राइट, Malocophily, snails. So which is the correct option? That is C. Any problem यहाँ, याद कर लेना, लिस्ट है आपके पास में, कहाँ से कहाँ कौन से पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, अगर एजेंट्स डिफरेंट है तो. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम फ्लावर, एक फ्लावर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं. द स्टेमन्स हैंग आउट, अच्छा, बाहर की तरफ निकला हुआ है स्टेमन, of the flower exposing the anthers to the wind, okay, pollen grains are tiny and little, मतलब उनका वेट कैसा है, कम है. दूसरा, the flower lacks any scent, मतलब उसमें कोई ओडर नहीं है, no odor. the flowers petals are dull, petals कैसे, dull colored है, ठीक है. तो state types of pollination, तो इसमें कौन सा pollination है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनेशन मैंने बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर विच इज पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट, याद कर लेना, 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. तो एनिमोफिलस फ्लावर, अभी हमने बात की, एनिमोफिलस क्या होता है, विंड, एंटोमोफिलस इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए तो हमें पेटल्स कैसे चाहिए, कलरफुल चाहिए, सेंट चाहिए. ऑर्निथोफिलस, अगेन वही बात हो गई, बर्ड्स, बर्ड्स भी अट्रैक्ट होती हैं. Malocophilus, नो, कैसा है, लाइट कलर, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेस्ट सूटेड फॉर विंड पॉलिनेशन, याद कर लेना. बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर के लिए हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए फ्लावर्स में, 100% क्वेश्चन एक ना एक मार्क्स का आता ही है, ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो पॉलन किट बताया गया था, पॉलन किट क्या होता है, पॉलन किट एक्ट लाइक अ रिवॉर्ड, ये क्या करता है, रिवॉर्ड की तरह काम करता है. नेक्टर, न्यूट्रिएंट, तो किसके लिए चाहिए, रिवॉर्ड किसको चाहिए, अगेन सेम क्वेश्चन, एंटोमोफिलस, इंसेक्ट्स को रिवॉर्ड चाहिए, राइट. नेक्टर किसको चाहिए होता है, अंडरस्टूड, यहाँ कोई प्रॉब्लम, ये तो इजी है, बहुत बेसिक सा है, प्लीज पढ़ के जाना. पॉलन किट का क्वेश्चन, रिवॉर्ड का क्वेश्चन, ओके. सो हियर वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. रिवीजन क्या है, और भी क्वेश्चंस आप अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कीजिए. कोई डाउट है आप मुझे यहाँ बताइए. विल ऑल्सो हैव सम डाउट क्लासेस, आई विल सी, मैं देखती हूँ आपको क्या क्या डाउट है, उन सारे डाउट्स का हम सॉल्यूशंस निकालेंगे. तो यहाँ हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, अब हम करेंगे नया चैप्टर, विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. ओके एवरीवन.